अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं केल्विन साइकिल। इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, इसको C3 पाथवे भी कहते हैं। ये इसके 4 नेम है और ये फोटोसिंथेसिस की सेकंड फेज है। इससे पिछला जो रिएक्शन होता है उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आपको पता है कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है। लाइट रिएक्शन जब फोटोसिंथेसिस का होता है उसमें बेटा 2 चीज़ें बनती है, एक बनते हैं ATP और दूसरी चीज़ बनती है NADPH। और ये दोनों चीज़ें डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल में यूज़ होती है। इसके अलावा बेटा केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उसके साथ हाइड्रोजन ऐड की जाती है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है। जब आप उसके साथ हाइड्रोजन ऐड करेंगे इस चीज़ को बोलेंगे रिडक्शन ऑफ CO2। किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। तो बेसिकली केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है। NADPH की हाइड्रोजन आप इसके साथ मिलाएंगे, इसको रिड्यूस करेंगे और इसी स्टेप के दौरान बनेगा ग्लूकोज। तो हम इसकी डिटेल देखते हैं केल्विन साइकिल की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, उन पॉइंट्स को ज़रा आप देखें। पहले नंबर पे जो केल्विन साइकिल है ये डार्क रिएक्शन भी कहलाता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। आपको पता है डार्क और लाइट दोनों रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में 2 हिस्से होते हैं, एक स्ट्रोमा होता है और दूसरा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। लाइट रिएक्शन तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, लेकिन डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा में होता है, क्योंकि इसको जो करवाने वाले एंजाइम है वो सिर्फ स्ट्रोमा में होते हैं। इसके बाद बेटा जो डार्क रिएक्शन है यूजेज ATP। इस रिएक्शन के दौरान ATP भी यूज होता है और NADPH2 भी यूज हो जाता है। यानी कि जो चीज़ें लाइट रिएक्शन में बनी डार्क में वो यूज हो गई। एंड इसके अंदर स्पेशली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर CO2 इज रिड्यूस्ड टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके उससे 3 कार्बन वाला एक कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। वो ग्लूकोज तो नहीं होता लेकिन वो फूड ही होता है। लाइट इज़ नॉट यूज्ड। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं। डार्क रिएक्शन में लाइट यूज नहीं होती, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी ज़रा इक्वेशन देखिए। वैसे तो डार्क रिएक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, यानी इसमें टोटल 4-5 रिएक्शंस हो रहे हैं। ये मरहलावार एक के बाद अगला रिएक्शन होता है, लेकिन ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन में जो कुछ भी हो रहा है आप उसको यूँ भी लिख सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल यूज़ हुए, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 6 NADPH के यूज़ हुए, ठीक है, और 9 ATP यूज़ हुए। यही 3 चीज़ें डार्क रिएक्शन में यूज़ होती है, ATP, कार्बन डाइऑक्साइड और NADPH। फिर उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है एक है CH2O, फिर होल थराइज, यानी कि टोटल क्या बन गया C3H6O3। ये ग्लूकोज नहीं है बल्कि ग्लूकोज का हाफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाफ ग्लूकोज। फिर 9 ADP, यानी ATP अपनी एनर्जी निकाल देता है, ATP टूट जाता है ADP में, तो 9 ADP एंड 9 फॉस्फेट। ATP का फॉस्फेट बॉन्ड टूट गया, ATP ने अपनी एनर्जी दे दी इस कार्बोहाइड्रेट को। उसके साथ साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं और उसके साथ साथ बेटा जो NADPH था इसका हाइड्रोजन निकल जाता है और CO2 में चला जाता है, तो ये भी पीछे रह गया NADP पॉजिटिव। ये है ओवरऑल डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन। इस रिएक्शन की जो सारी डिटेल है उसको एक साइंटिस्ट जिसका नेम है मेल्विन केल्विन उसने डिस्कवर किया। और ये जो मेल्विन केल्विन था ये अमेरिकन साइंटिस्ट है। कहाँ पे रहता है? कैलिफोर्निया में। इसने और इसके कुछ कोलीग्स ने मिलके इस डार्क रिएक्शन की डिटेल्स डिस्कवर की और इसी वजह से 1961 में मेल्विन केल्विन को नोबेल प्राइज़ भी
मिला। इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि डार्क रिएक्शन के स्टेजेस क्या क्या हैं। हमने डार्क रिएक्शन को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया है। पहली स्टेज जिसमें CO2 जो है वो एंटर हो रही है, ये स्टेज। सेकंड स्टेज जिसके अंदर ये ATP और NADPH यूज़ हो रहे हैं। फिर थर्ड स्टेज जो है वो दोबारा जिसमें ये वाला मॉलिक्यूल बन रहा है। अभी आपको समझ आ जाएगी, थोड़ी देर वेट करें। 3 स्टेजेस। पहली स्टेज का नेम है कार्बन फिक्सेशन, दूसरी स्टेज का नेम है रिडक्शन, तीसरी स्टेज का नेम है रीजनरेशन ऑफ RUBP। अब हम आते हैं यहाँ पे इस साइकिल की तरफ, इसको देखते हैं बच्चों। सबसे पहले ये स्टेज नंबर 1 है। ये आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मॉलिक्यूल है टोटल CO2 के? 3 मॉलिक्यूल एंटर हो रहे हैं। तो ये है आपका इनपुट। ये क्या है, इनपुट। इनपुट क्या होता है कि जो चीज़ रिएक्शन में आप ऐड कर रहे हैं, ये आपका इनपुट हो गया। ठीक है, 3 CO2। याद रखें CO2 में कितने कार्बन है? एक CO2 का अगर एक मॉलिक्यूल उसमें बेटा एक ही कार्बन है। पीछे से ये कंपाउंड आ रहा है, इसका नेम है RUBP, जबकि इसका पूरा नेम होता है राइबोलोस। पूरा नेम क्या है इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ, राइबोलोस बिसफॉस्फेट। ये होता है राइबोलोस बिसफॉस्फेट। यानी कि ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। 5 कार्बन कंपाउंड बेटा ऐसे है, 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड है। अब क्या नेम है इसका, राइबोलोस बिस। बिस का मतलब क्या होता है, 2। बिस का मतलब होता है 2 फॉस्फेट, यानी इसके साथ 2 फॉस्फेट भी अटैच है। तो हम यहाँ पे इसके साथ कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट अटैच कर लेते हैं। अब ये कंपाउंड तकरीबन ऐसा है कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड है और दोनों साइडों पे क्या है, PP। अब ये भी टोटल कितने कंपाउंड होते हैं, ये भी बेटा हमारे पास 3 कंपाउंड है। तो 3 कंपाउंड ये हैं, यानी कि 3 मॉलिक्यूल। ये कितने मॉलिक्यूल है, 3, और 3 ही CO2 के मॉलिक्यूल है। अब ज़रा गौर करें, आपके पास एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसके साथ एक 1 कार्बन वाला कंपाउंड जोड़ दें, कितने कार्बन वाला कंपाउंड बन जाएगा, 6 कार्बन वाला। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है जब CO2 का मॉलिक्यूल इससे अटैच होता है। ये भी 3 हैं, CO2 के भी 3 मॉलिक्यूल है। टोटल आपके पास 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। भला कितने कार्बन वाले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल यहाँ पे आपके पास बनते हैं 6 कार्बन वाले सिर्फ 3 मॉलिक्यूल। ऐसा ही होगा ना, 6 कार्बन वाले कितने बनेंगे, 3, क्योंकि एक कार्बन ये हो गया और 5 कार्बन ये हो गए, ये भी 3, ये भी 3, तो 3 मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाले। लेकिन ये 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है ये फ़ौरन स्प्लिट हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है। लाइक पहले ये बना 1 2 3 4, यहाँ पे 5 एंड 6। अब इसके दोनों साइडों पे अभी भी P मौजूद है, यहाँ पे भी बेटा P है, यहाँ पे भी P है। ये दरमियान से स्प्लिट हो गया यहाँ से। अब ये भी 3 वाला और ये भी 3 वाला, इसके साथ भी सिर्फ एक फॉस्फेट, इसके साथ भी सिर्फ एक फॉस्फेट। तो ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये फ़ौरन 2 में स्प्लिट हो जाता है। जब ये स्प्लिट होता है तो इससे निकलता है एक मॉलिक्यूल जिसका नेम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या नेम है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे लिख देता हूँ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, इसका मतलब ये है कि फॉस्फोग्लिसरेट एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर जो 3rd कार्बन है ना, 3rd कार्बन, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड से अटैच हो रही है, इस रिएक्शन को एक एंजाइम कैटालाइज करता है। उस एंजाइम का नेम है रबिस्को। क्या नेम है, रबिस्को। पूरा मतलब होता है राइबोलोस। क्या नेम होता है, राइबोलोस बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। अब राइबोलोस बिसफॉस्फेट आपको पता है यही कंपाउंड है, और फिर इस एंजाइम के नाम के एंड पे आ रहा है कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज इसको इसलिए कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ देता है इसके साथ। CO2 को किससे जोड़ता है,
RUBP यानी कि राइबोलोस बिसफॉस्फेट से, इसलिए ये एंजाइम है रबिस्को, राइबोलोस बिसफॉस्फेट, एंड पे CO का मतलब है कार्बोक्सिलेज। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एंजाइम है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाई जाती है ना वो रबिस्को है। अगर आपसे कोई पूछा जाए, आपको MCQs दिया जाए कि विच इज़ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, आप कहेंगे रबिस्को। अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट, तब भी आप कहेंगे रबिस्को। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, वो है रबिस्को। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप है CO2 फिक्सेशन। CO2 फिक्सेशन का क्या मतलब है? ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था CO2, ये अब हिस्सा बन चुका है इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, तो CO2 अब हिस्सा बन गया। अब आपके पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट के टोटल कितने मॉलिक्यूल है? ज़रा गौर करें, ये 3 थे, ये भी 3 थे, और 6 कार्बन वाले भी 3 बने। हर एक जो 6 कार्बन वाला था वो दरमियान से टूट गया। तो टोटल आपके पास ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बने, इनकी तादाद बच्चों होगी 6। मेरी बात समझ में आई है आपको? मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास 6 कार्बन वाले 3 कंपाउंड है, टोटल 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन। ये भी टूट गया दरमियान से, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, तो इससे भी 2 बने, इससे भी 2 बने, और इससे भी 2, टोटल कितने बन गए? 6। तो अब आपके पास 6 मॉलिक्यूल हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं, जिसका नेम है रिडक्शन। यानी इसमें आपने इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट में एनर्जी स्टोर करनी है। पहले तो आप यूज़ करेंगे 6 ATP। याद रखिए 3-फॉस्फोग्लिसरेट में सिर्फ एक फॉस्फेट है। जब आप 6 ATP यूज़ करेंगे तो 6 फॉस्फेट और साथ लग जाएंगे। कितने फॉस्फेट लग जाएंगे? 6 फॉस्फेट। ATP यूज़ होने के बाद ADP निकल गया, फॉस्फेट जो है वो अंदर चला गया। अब पहले ये मॉलिक्यूल के साथ सिर्फ एक फॉस्फेट था, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये बच्चों बन गया 1 2 3 कार्बन वाला ही कंपाउंड है। इसके फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट है और थर्ड कार्बन पे भी फॉस्फेट है। अब ये बन गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो सेकंड स्टेप में पहले तो आप उसकी फॉस्फोरिलेशन करते हैं। क्या करते हैं? फॉस्फोरिलेशन। पहले से ये कंपाउंड एक फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड है। फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसके साथ फॉस्फेट लगा हो। अब आपने उसके साथ सेकंड फॉस्फेट भी ऐड किया, तो टोटल आपके पास ये 6 मॉलिक्यूल थे, आपने 6 ही फॉस्फेट ऐड किए ATP की मदद से। अब ये मॉलिक्यूल टोटल अभी भी 6 ही हैं, टोटल तादाद इनकी है 6। तो ये अब कहलाएंगे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। पूरा नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, 1,3-बिस का मतलब है 2-फॉस्फेट को कहते हैं ग्लिसरेट, इस कंपाउंड का नेम है, जैसे कि ये ऊपर नेम ग्लिसरेट था। फ़र्क कोई नहीं आया, सिर्फ 3-फॉस्फोग्लिसरेट से अब बन चुका है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब बच्चों यहाँ पे ऐड होंगे NADPH। उसके कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। तो NADPH हाइड्रोजन ऐड करेगा, यानी कि इस स्टेप में क्या होगी? रिडक्शन। ये हो रही है रिड्यूस कंपाउंड, यानी उसमें एनर्जी स्टोर की जा रही है। तो देखिए 6 NADPH ऐड हुए, क्या निकल आया? NADP पॉजिटिव, हाइड्रोजन अंदर चला गया, इस कंपाउंड के साथ जाके जुड़ गया। अब ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, अब ये बन गया ग्लिसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। नहीं समझ आए? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के साथ 1 कार्बन पे भी फॉस्फेट है, 3 कार्बन पे भी फॉस्फेट है। यहाँ से देखिए 6 फॉस्फेट भी रिलीज हो गए। ठीक है, जब 6 फॉस्फेट रिलीज हुए, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो कंपाउंड है इसमें 1 2 3 सिर्फ 3 कार्बन के साथ फॉस्फेट मौजूद है। ऊपर वाला जो फॉस्फेट था वो निकल गया। फॉस्फेट की ज़रूरत सिर्फ इस स्टेप के दौरान थी, यहाँ से वो फॉस्फेट एक अगेन निकल गया। पीछे जब आपने हाइड्रोजन ऐड किए, तो हाइड्रोजन ऐड करने के बाद ये ऊपर वाला कंपाउंड है जो फर्स्ट कार्बन है, वो क्या बन गया? वो बन गया एल्डिहाइड। अब मॉलिक्यूल अभी भी उतने ही हैं। कितने मॉलिक्यूल है? टोटल 6 मॉलिक्यूल है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। यहाँ पे अब क्या होगा? ये जो सेकंड स्टेप है ना, इस स्टेप के दौरान आपने
इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट को पहले तो ATP ऐड करके 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाया, फिर उसको रिड्यूस करके ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाया। एक बात और बच्चों में पीछे बतानी भूल गया कि जब CO2 को आप ऐड करते हैं ना इस कंपाउंड में, इसके नतीजे में ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड बनता है? 3 कार्बन वाला। कितने का कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला। तो इसलिए इस पाथवे को आप C3 पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि जो इनिशियल प्रोडक्ट है, ये इनिशियल प्रोडक्ट है जो बिल्कुल इब्तदाई है, ये 3 कार्बन है, इसलिए ये पाथवे C3 पाथवे भी कहलाता है। याद रखें, ये आपकी इनिशियल प्रोडक्ट नहीं है, इब्तदाई। क्यों? क्योंकि ये तो फौरन स्प्लिट हो जाता है। एनीहाउ, अब आप आगे आएँ। आपके पास टोटल 6 कंपाउंड हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं, किसके? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। हर एक के साथ एक एक फॉस्फेट लगा हुआ है। टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए। आपके पास 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल हैं, 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन। जैसे ये मेरी फिंगर है, ये एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड, यानी मेरी उंगली के 3 पूरे, ये एक हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, 15 कार्बन हो गए, एक ये। अब ये टोटल कितने कार्बन हो गए? 18 कार्बन। टोटल कितने कार्बन है? 18 कार्बन को जहन में रखें। एक मॉलिक्यूल बीच में से निकल गया, पीछे कितने बच गए? 5। तो ये एक मॉलिक्यूल जो है ना, यानी कि 1 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये इस साइकिल से निकल गया। टोटल 6 थे, एक ने साइकिल को छोड़ दिया, बाकी कितने बच गए? बाकी बच्चों आपके पास बच गए 5। ऐसे ही है ना, 5 का मतलब कितने कार्बन है? 15 कार्बन। बाकी बेटा आपके पास यहाँ पे 15 कार्बन बच गए। तो एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट निकल गया। इसी से बच्चों बाद में बनता है ग्लूकोज। बाद में इससे क्या बनेगा? ग्लूकोज। बाद में इससे क्या बनेगा? स्टार्च, या जो भी कंपाउंड बनाना है। यानी कि ये है आपका आउटपुट। एक साइकिल के दौरान जो चीज़ आपने हासिल की वो ये है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। यानी कि आधा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करने पड़ेंगे। अगर पूरा ग्लूकोज बनाना है, एक ग्लूकोज का कंप्लीट मॉलिक्यूल, तब आपको 6 CO2 यूज़ करने पड़ेंगे। मेरी बात समझ आई? कि अगर हम ये चाहते हैं कि पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बने, इस साइकिल को 2 बार चलना पड़ेगा। पहली दफ़ा ये साइकिल चलेगा तो ये निकल आएगा एक मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज नहीं है, ये C3 वाला कंपाउंड है। दूसरी दफ़ा ये चलेगा, एक और G3P निकलेगा। पहली दफ़ा भी 3 CO2 यूज़ हुए, दूसरी दफ़ा भी। तो टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे एक ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ बन गई, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये हमारा आउटपुट है। सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ, जिसका नेम है रिडक्शन। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जिसका नेम है रीजनरेशन ऑफ RUBP। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो पीछे से चला था, अब हमने इसको दोबारा बनाना है, क्योंकि ये साइक्लिक रिएक्शन है। और साइकिल का उसूल होता है कि जहाँ से आप चले हैं आपने वापस वहीं पे आना है। ठीक है, तो अगेन हमने RUBP बनाना है। कैसे बनाया जाएगा? आपके पास 5 मॉलिक्यूल है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। रिमेंबर, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में एक फॉस्फेट मौजूद है। ठीक है, एक फॉस्फेट आपके पास मौजूद है, जबकि RUBP इसमें 2 फॉस्फेट होते हैं। पहले तो आप कार्बन काउंट करें। आपके पास टोटल 5 मॉलिक्यूल हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। हर एक के अंदर 3-3 कार्बन है। 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन एंड 3 कार्बन। टोटल 5 मॉलिक्यूल है। सबके मिला के बनते हैं 15 कार्बन। अब देखिए, आपने 15, आपके पास मिसाल के तौर पे मैं आपको 15 कार्बन दे देता हूँ। मैं कहता हूँ 5-5 कार्बन को जोड़ दो। आप 5-5 कार्बन को जोड़ दो, आपके पास टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे? 3। इसलिए जब आप 5G3P के मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं तो आपके पास 3 RUBP बन जाते हैं। जहाँ से साइकिल चला था वहीं वापस आ गया। ठीक है, तो आपका टोटल आउटपुट यही है कि 3 CO2 को यूज़ करके आप एक मॉलिक्यूल हासिल करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। अब दोबारा ज़रा यहाँ पे देखिए, इस स्टेप में अगेन आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? ATP। क्यों यूज़ करना पड़ेगा? ज़रा सुनिए।
ये जो RuBP है इसमें टोटल फॉस्फेट कितने हैं? 2। हर मॉलिक्यूल के ऊपर 2 लगे हुए हैं दोनों साइडों पे, जबकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में सिर्फ एक साइड पे फॉस्फेट है, इसलिए यहाँ पे 3 ATP आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ATP जो है ये दोनों साइडों पे फॉस्फेट लगा देंगे, यानी फॉस्फोरिलेशन करेंगे हम। पहले जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कहलाएगा RuP, यानी कि राइबोलोस फॉस्फेट, उसके साथ एक फॉस्फेट होगा राइबोलोस फॉस्फेट, वो 5 कार्बन वाला कंपाउंड होगा, इससे बनाया जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, उसके सिर्फ एक साइड पे फॉस्फेट होगा। फिर आप उसकी फॉस्फोरिलेशन करेंगे ATP की मदद से, अब वो बन जाएगा RuBP, यानी कि राइबोलोस बिस फॉस्फेट, जिसके 1 और 5th कार्बन पे फॉस्फेट होगा। तो यूँ ये हमारा रिएक्शन जो है डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसकी इक्वेशन एक बार फिर से देखिए अब कि इसमें 3CO2 यूज़ हुए, 6 NADPH 9 ATP, उसके नतीजे में एक 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बना, 9 ADP 9 फॉस्फेट और 3 H2O रिलीज़ हुए और 6 NADP। H2O भी यहाँ पे रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये था डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या C3 पाथवे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांस है ये आपको पेपर में आने के। आपने ये साइकिल लाजमी ड्रॉ करना है खूबसूरत सा करके। और आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।